क्या अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए गिराए थे? 6 अगस्त 1945 का दिन जापान के हिरोशिमा में सोमवार की सुबह थी। 8:15 बज रहे थे। धूप खिली हुई थी और लोग अपने दफ्तरों की ओर कदम बढ़ा रहे थे। बच्चे अपने स्कूलों में पहुंच गए थे और तभी 3.5 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर के ऊपर आसमान में एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर प्लेन दिखाई पड़ा। ये विमान फिलीपींस के तिनियान द्वीप से उड़ा था और 6 घंटे बाद हिरोशिमा पहुंचा था। जब ये हिरोशिमा के ऊपर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब इसमें बैठे मेजर टॉमस फेरबी ने अपने सामने लगे लाल बटन को दबा दिया। बटन दबा और बम जमीन की ओर चल पड़ा। 43 सेकंड बाद जमीन से करीब 585 मीटर की ऊंचाई पर बम फट गया। 64 किलो यूरेनियम के बने इस बम का नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा के एक सबसे व्यस्त पुल आईओई के ठीक ऊपर फटना था इसे, पर तेज हवा के झोंकों ने इसे टारगेट से 240 मीटर भटका दिया। बम फटा एक अस्पताल के ऊपर। 10 लाख डिग्री सेल्सियस की प्रचंड गर्मी निकली और 3 किलोमीटर व्यास के दायरे में जो कुछ भी था तुरंत खत्म हो गया। खुद अमेरिकी जानकारों का अनुमान है कि मात्र 5 सेकंड के भीतर 80,000 लोगों की जान गई। शहर में सेना का मुख्यालय तक नहीं बचा। यहाँ 20,000 सैनिक मारे गए। जो लोग और बच्चे बम फटने के समय हिरोशिमा के बीचों बीच थे, वो राख हो गए। जो बम के धमाके से मरे नहीं, उनके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा कि वो हमेशा हमेशा के लिए विकलांग हो गए। उनके कान, हाथ, पैर या दूसरे अंग शरीर से टूटकर बिखर गए थे। इनके शरीर से त्वचा और मांस के झुलसे हुए लोथड़े लटक रहे थे। खून यदि गर्मी से भाप बनकर सूख नहीं गया था तो सारे शरीर से रिस रहा था। विस्फोट से फैली आग और रेडिएशन से 11 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक नुकसान हुआ। जो हजारों लोग विस्फोट से नहीं मारे गए, वो जल जाने या रेडिएशन के चलते सालों तक तड़प तड़प कर मरते रहे। विस्फोट से उठा धुएं का गुबार जमीन से लेकर 14 किलोमीटर ऊपर तक गया। जमीन पर उसका व्यास करीब 1 किलोमीटर था। इस गुबार से नदियों, तालाबों और झीलों का पानी लंबे समय के लिए रेडिएशन से प्रदूषित हो गया, क्योंकि राख को झड़ रही थी। भूख प्यास के चलते किसी ने नदी तालाब का पानी पिया या घास फूस खाया, उसके शरीर में रेडिएशन और बढ़ गया। इतना विभत्स था ये सब कि किसी का भी दिल दहल जाए। दोबारा ऐसे करने की कोई सोचे भी ना, लेकिन अमेरिका परमाणु राक्षस सवार हो। 3 दिन बाद 9 अगस्त को उसने दोपहर के 11:02 पर नागासाकी में फिर से ऐसा ही किया। वहां फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया गया। ये यूरेनियम से भी अधिक घातक प्लूटोनियम का बना हुआ था। बम फटा और 80,000 लोग मारे गए। जापान ने ऐसा क्या बड़ा किया था जो अमेरिका ने उससे इस कदर बदला लिया? क्या वाकई अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए गिराए थे, या फिर उसका असली मकसद कुछ और ही था? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना हर ताकतवर देश के तानाशाह का सपना होता है। हिटलर ने भी यही सपना देखा था और उसके परम मित्र जापान के राजवंश ने भी। इनकी इसी महत्वाकांक्षा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाया। पोलैंड से शुरुआत के बाद हिटलर ने ताव में आकर एक दिन सोवियत संघ यानी अब के रूस पर अटैक करके उसे छेड़ दिया। 22 जून 1941 का दिन था। इधर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर धुआंधार बमबारी कर दी। अमेरिका बौखला उठा और युद्ध में वो भी कूद गया। शुरुआत में जर्मनी और जापान दोनों काफी तेजी से आगे बढ़े। जर्मनी का यूरोप के एक बड़े हिस्से पर तो जापान का एशिया प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा हो गया। बहुत सारे आइलैंड्स उन्होंने कब्जाए, चीन में घुसे। लेकिन 1942 में हवाई के पास जापानी सेना की पराजय और 1943 में स्टालिनग्राद में जर्मन सेना की हार के बाद किस्मत का चक्का उल्टा घूमा। अगले 2 साल में ही जर्मनी की हार तय हो गई। अपने 56वें जन्मदिन के 10 दिन बाद 29 अप्रैल 1945 की रात को हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या भी की। इसके एक हफ्ते बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। अब इस तरह यूरोप में लड़ाई खत्म हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नहीं हुआ, क्योंकि एशिया में युद्ध नहीं रुका था। जापान की कमर जरूर टूट गई थी, पर वो घुटने टेकने में टालम टोल कर रहा था। उसे आत्मसमर्पण करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो शांति वार्ता की कोशिश करने लगा। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक किताब के बारे में आप जानिए।
हिरोशिमा नागासाकी। इस नाम की किताब आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। पढ़ने का वक्त अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एक ऑडियो बुक है, यानी चलते फिरते कभी भी आप इसको सुन सकते हैं। बोलती किताब है ये। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू एफएम पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं, और उसके लिए कुकू एफएम आपके लिए एक खास ऑफर भी लाया है। महीनावार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले महीने में आपको मिल सकती है 50% की छूट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कोड, और वो कोड है LT50। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे दुश्मन गुट के एक सदस्य देश के जरिए जापान अमेरिका से शांति वार्ता की कोशिश में लग गया। एक जर्मन पत्रकार हैं क्लाउस शेरर, उन्होंने अमेरिकी परमाणु हमलों को लेकर जापान और अमेरिका के इतिहासकारों और पुराने सैन्य अधिकारियों से बात की है। इसके बाद उन्होंने नागासाकी शीर्षक से एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि रूस इस युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ था। 5 अप्रैल 1945 तक उसकी जापान से सीधे युद्ध ना करने की संधि भी टूट गई थी, लेकिन तब भी रूस और जापान का एक दूसरे पर भरोसा बना हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। संधि खत्म होने के बाद भी दोनों काफी समय तक एक दूसरे के खिलाफ सीधी जंग में उतरे नहीं। इस बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन से सटे हुए पोट्सडैम शहर में 17 जुलाई से 2 अगस्त तक एक शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के विजेता मित्र राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। एलाइज कौन कौन आया मीटिंग में? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के तानाशाह योसेफ स्टालिन। सम्मेलन समय से एक सप्ताह पहले यानी 9 जुलाई 1945 को मॉस्को में जापानी राजदूत ने सोवियत विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोतोव से मुलाकात की थी। अनुरोध किया था कि पोट्सडैम सम्मेलन में नेताओं से कहा जाए कि जापान उनके साथ शांति वार्ता चाहता है। यह अनुरोध किया गया था जापानी सम्राट हिरोहितो की पहल पर। यही नहीं, जापान ने एलन डलस नाम के एक अमेरिकी अधिकारी से भी संपर्क किया था, जो बाद में CIA के निदेशक भी बने। यानी शिखर सम्मेलन से पहले शांति वार्ता की बात US तक पहुंचा दी गई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन जापान को नीचा दिखाने की जिद पर अड़े थे। वो चाहते थे कि जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। पोट्सडैम सम्मेलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 जुलाई 1945 को ट्रूमैन के पास अपने अधिकारियों का एक फोन आया। बताया गया उन्हें कि अमेरिका ने पहले यूरेनियम परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है। अब ट्रूमैन का आत्मविश्वास या कहें तो घमंड 7वें आसमान पे था। उन्होंने तुरंत शिखर सम्मेलन में जापान को सीधी धमकी दे दी। कहा, अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत का एक ही मकसद है, जापानी सेना का पूर्ण विनाश और उसका पूर्ण विध्वंस। जापान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया जाएगा, उसके नेताओं को हटाकर तहस नहस कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी और इसके बाद युद्ध अपराधियों को किया जाएगा दंडित। जापान को 4 मुख्य द्वीपों तक सीमित कर उससे हर्जाना वसूला जाएगा। जर्मनी से ही 25 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सेना के प्रमुख को आदेश दिया कि 3 अगस्त तक यूरेनियम बम लिटिल बॉय को गिराने की तैयारी कर ली जाए। जब यह आदेश आया तब तक अमेरिकी वैज्ञानिक एक दूसरा बम फैटमैन भी तैयार कर चुके थे, हालांकि उसका परीक्षण अभी हुआ नहीं था। इसके बाद जापान के 4 शहरों की लिस्ट तैयार हुई। पहली सूची में हिरोशिमा के अलावा कोकुरो, क्योटो और नीगाता के नाम थे। नागासाकी अमेरिका के निशाने पर था नहीं, लेकिन अमेरिका के तत्कालीन युद्ध मंत्री स्टिम्सन के कहने पर जापान की पुरानी राजधानी क्योटो का नाम संभावित शहरों की लिस्ट से हटाकर उसकी जगह नागासाकी का नाम शामिल किया गया। स्टिम्सन ने अपनी पत्नी के साथ क्योटो में कभी हनीमून मनाया था और वो नहीं चाहते थे कि वो मटियामेट हो जाए। उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी था क्योटो का, इसलिए भी US को ऐसा लगा कि इस एक शहर को बर्बाद करना ठीक नहीं रहेगा। अमेरिका के कुछ अफसर और वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो परमाणु हमले के खिलाफ थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था अमेरिकी जनरल ड्वाइट आइजनहावर और वैज्ञानिक लियो ज़िलार्ड का। इनका कहना था कि इससे रूस के साथ परमाणु हथियारों की घातक होड़ चल पड़ेगी। ये दोनों ये भी मानते थे कि जर्मनी की पराजय के बाद से जापान कमजोर हो गया है और देर सवेर घुटने टेकेगा, इसलिए परमाणु हमला जरूरी नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का कहना था कि उन्होंने $2 अरब लगाकर इन बमों का विकास केवल शोकेस में रखने के लिए नहीं किया है। तर्क दिया कि इन बमों की मार से जापान जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा और अमेरिकी सैनिकों का कटना मरना बंद हो जाएगा। जुलाई 1945 में जापानियों ने ओकिनावा की लड़ाई में 12,500 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और तब तक पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में करीब 70,000 अमेरिकी सैनिक मारे भी जा चुके थे। यही वजह थी कि अमेरिका के ज्यादातर अफसर अपने राष्ट्रपति की बात से सहमत भी थे। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूरेनियम वाला परमाणु बम गिराया गया।
उधर ये बम गिराने के 2 दिन बाद ही 8 अगस्त 1945 को रूस ने जापान के अधिकार वाले मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इसके अगले दिन 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। उसके कुछ रोज बाद यानी कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने किया आत्मसमर्पण। दोनों बमों को गिराने को लेकर अमेरिका ने दुनिया को यह तर्क दिया कि बम गिराए बिना जापान आत्मसमर्पण नहीं करता। जर्मन पत्रकार क्लाउस शेरर ने इस अमेरिकी तर्क को लेकर दुनिया के 2 बड़े इतिहासकार सुयोशी हसेगावा और मार्टिन जे शेरविन से बात की। दोनों ही अमेरिका के इस तर्क से सहमत नहीं दिखते हैं। दोनों ने परमाणु बम गिराने के अलग अलग कारण बताए। इन इतिहासकारों के मुताबिक जुलाई 1945 के दौरान जापान समर्पण करने का मन बना रहा था, लेकिन वो अपने राजा की जान को लेकर गारंटी चाहता था कि उनको बख्शा जाएगा। इसलिए वो पहला बम गिरने के बाद भी इस उम्मीद में रहे कि रूस मध्यस्थता कर अमेरिका को मना लेगा। लेकिन 8 अगस्त को जब रूस ने ही उस पर आक्रमण कर दिया तो उसकी आस टूट गई। इतिहासकार सुयोशी हसेगावा की माने तो पहला बम गिरने के बाद रूस ने इसलिए जापान पर अटैक किया क्योंकि वो अमेरिका से पहले जापान को अपने सामने समर्पण करते देखना चाहता था। स्पॉइल्स ऑफ वॉर, वो चाहते हैं कि हमको मिले वो वाली लड़ाई है। इधर रूस के जापान पर हमले से अमेरिका को डर लगने लगा। उससे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रूस के सामने जापान घुटने टेक दे और वो अपने प्लूटोनियम बम फैट मैन का जापान में परीक्षण ही ना कर पाए। इस कारण उसने नागासाकी में बम गिराने की तारीख 13 के बदले 9 अगस्त कर दी। उसे एक डर ये भी था कि अगर जर्मनी की तरह ही कहीं जापानी जमीन पर भी रूसी सैनिकों ने पहले अपना झंडा फहरा दिया तभी हो सकता है कि जापान उसके हाथ से पूरी तरह फिसल जाए, या फिर जर्मनी की ही तरह जापान की भी पंदर बाट करनी पड़ेगी। जो विक्टर्स ऑफ वॉर है उन सब के बीच में बटा था जर्मनी, वैसा उनको लगा कि जापान में होगा। यही यानी अमेरिका ने लाखों निर्दोष लोगों की जान केवल अपने बम के परीक्षण और रूस से एक रेस जीतने के लिए ले ली। आज के लिए इतना ही। आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन। देखते रहिए दिल अनन टॉक।